बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से हम स्टार्ट करेंगे और चार्ज की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास एडिटिविटी। चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, इट फॉलोज सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स। चार्जेस सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स के मुताबिक ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर +4e चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर +2e चार्ज है तो बोथ विल बी लीनियरली एडेड लाइक 6e। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर -4e चार्ज है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर +2e चार्ज है तो रिजल्टेंट चार्ज -2e। तो जैसे आप मैथ्स में सिंपल लीनियर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, चार्जेस को भी बिल्कुल स्केलर्स की तरह, चार्जेस आर स्केलर सो दे फॉलो द लॉज ऑफ स्केलर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इनको उसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है? द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। क्लासिकली सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? क्लासिकली सबसे छोटा चार्ज एलिमेंट्री चार्ज है, विच इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को देखते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं, विच आर क्वार्क्स। क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। तो अगर एलिमेंट्री चार्ज की बात यहाँ पर की जा रही है तो पहले इसको समझना जरूरी है कि हमने एलिमेंट्री चार्ज को स्टैंडर्ड क्यों बनाया है। तो क्लासिकली the minimum value of charge is the value of charge, the value of magnitude of charge on electron or proton। इससे छोटे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करते हैं। इस वक्त हम क्लासिकल फिजिक्स में तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ही चलेंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हम एलिमेंट्री चार्ज को ही क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इससे जो छोटे चार्जेस हैं, चार्जेस which are a fraction of charge an electron, are called quarks। जैसे कि अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन ये कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो ये पेयर में होंगे, क्वार्क और एंटी क्वार्क के, या फिर ये कंपोजिट पार्टिकल बनाने के लिए 3 के कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं, जिनमें अगर आप स्टडी करना चाहें तो आपके पास प्रोटॉन बेसिकली अप और डाउन क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बना है। अब अगर आप अप और डाउन क्वार्क के चार्जेस को ऐड करें तो +2/3 of electronic charge, +2/3 of electronic charge, -1/3, इन सब से मैं E कॉमन ले लेता हूँ, of electronic charge gives you common LCM 3, 2 + 2 -1 of E is equal to 3/3 of E is equal to +1।
तो आप देखिए ये चार्जेस बाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। इनकी स्टेबिलिटी उस वक्त होगी जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे। इसी तरह अगर आप न्यूट्रॉन को देखना चाहें तो उसका फॉर्मूला UDD है, तो न्यूट्रल है कंप्लीट। तो यहाँ पर जब आपने बात की कि द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, तो ये समझना जरूरी है कि एलिमेंट्री चार्ज को क्यों लिया जा रहा है, उससे छोटा चार्ज क्यों नहीं ले रहे। एलिमेंट्री चार्ज को इसलिए लिया जा रहा है कि एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। अब क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक Q इज इक्वल टू, मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो Q इज इक्वल टू NE। किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, where the value of n starts from 1 2 3 4 and so on। यानी ये कभी भी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी के ऊपर हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज हो। 1.5 ऑफ E अवेलेबल नहीं है, 1.3 ऑफ E अवेलेबल नहीं है, 2.6 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अवेलेबल नहीं है। अब देखिए या तो बॉडी पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगी या पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -1 चार्ज, अगर ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो फिर +1 चार्ज आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन का ये मतलब होगा कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा या तो वो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, या -1 होगा, या -2 होगा, या -3 या -4 होगा। इन बिटवीन वैल्यूज अलाउड नहीं है। इससे पता ये चलता है कि चार्जेस एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। क्वांटाइजेशन यही कहती है कि द चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। चार्ज डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो 1 पैकेट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। 1 पैकेट ऑफ चार्ज कितने चार्ज के बराबर होगा? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वैसे क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉर योर नॉलेज किसने दिया था? The concept of quantization was introduced by Faraday। Faraday ने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले कि चार्जेस जो हैं वो क्वांटाइज्ड होंगे। ठीक है, फिर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन का। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 1840s में चल रहा है। अच्छा 19th सेंचुरी की बातें फिजिक्स ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में देखी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हिस्टोरिकल व्यू, ओवरव्यू क्या है कंजर्वेशन का। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने कंजर्वेशन की बात की थी वो थे विलियम वॉटसन। और विलियम वॉटसन ने 1746 में यह आइडिया दे दिया था कि चार्ज कंजर्व्ड है। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी सेम बात की 1747 में, कि 1 साल बाद ही फ्रैंकलिन ने भी यही आइडिया दिया कि चार्जेस कंजर्व्ड है। और फिर फाइनली, अच्छा ये आपको सिर्फ थ्योरीज दे रहे हैं कि चार्ज कंजर्व्ड होगा। थ्योरी स्टिल इज अ थ्योरी अनलेस एंटिल इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, इट इज प्रूव्ड। द फर्स्ट कन्विंसिंग प्रूफ वाज गिवन बाय फैराडे। चार्जेस आर कंजर्व्ड, तो इसका पहला कन्विंसिंग प्रूफ, द फर्स्ट कन्विंसिंग प्रूफ वाज गिवन बाय फैराडे in 1843। इन्होंने कहा था कि चार्जेस कंजर्व्ड हैं। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ 1843 में। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट मीनिंग। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम,
For an isolated system, charge can neither be created nor destroyed. एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, अब ये बात याद रखें, जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं उसमें ये सेंटेंस कॉमन होगा। जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं ये सेंटेंस मैंडेटरी है। पहले आप ये लिखेंगे कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, उसके बाद आप प्रोसीडिंग्स करेंगे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो जब से यूनिवर्स की पैदाइश हुई है उस वक्त से लेके अब तक जितने चार्जेस पैदा हुए थे उतने ही चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे जितना मास उस वक्त पैदा हुआ था उतना ही मास अब भी एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी कहेंगे। तो वो अमाउंट मास एनर्जी में या एनर्जी मास में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन हमेशा इनकी टोटल वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह एक चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे फोकस बड़ा कर रहा हूँ किस चीज के ऊपर? चार्ज। मैंने चार्जेस नहीं लिखा क्योंकि चार्जेस लिखते ही कहानी बदल जाएगी। अगर मैं लिख लूं कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो फिर इसका मतलब है कि चार्जेस में कोई ना कोई लॉजिक छुपी होगी। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but charges in pair can be created or destroyed. पेयर में चार्जेस को क्रिएट भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। वो प्रोसेस जिसमें चार्जेस को क्रिएट किया जाता है उसे हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें चार्जेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है पेयर में, वो कहलाता है पेयर एनहिलेशन। और ये दोनों टॉपिक्स इंशाल्लाह आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे। सेकेंड ईयर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में हम इनको डिटेल से स्टडी भी करेंगे। अच्छा, फोर्सेस की टाइप्स पता है आप लोगों को? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल कांटेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल कांटेक्ट देखिए, फोर्सेस की आपके पास वेरियस टाइप्स हैं। फोर्सेस पोजीशन डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, फोर्सेस वेलोसिटी डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, फोर्सेस टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में देखी होंगी। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको इन तीन कैटेगरीज की। अ फोर्स विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम यानी टाइम डिपेंडेंट फोर्स, अ फोर्स विच इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन यानी कि पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, अ फोर्स विच इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी कि velocity dependent force. This is something you might have already learned in your previous course. Time dependent force. याद है कुछ? Forces involved in impulsive phenomena. Yes. जब आप बॉल को कैच करते हो तो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम बढ़ा के, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा के फोर्स को कम करते हो कि नहीं करते हो? मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट्स में जो अंदर फोम लगा होता है वो टाइम को बढ़ा के फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम कर देता है, तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रेसलिंग में सॉफ्ट ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है। इस ग्राउंड पे अगर कोई गिरे तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत स्मॉल है, he will bear a large amount of force, he will get hurt। लेकिन जब रेसलिंग होती है वहाँ पे सॉफ्ट ग्राउंड बाउंसी होता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी वजह से टाइम ऑफ कांटेक्ट लार्ज होता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट लार्ज होने की वजह से फोर्स कम हो जाती है, तो ऐसी फोर्सेस को हम टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स जैसे हुक्स लॉ में F = kx, x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको फोर्स भी ज्यादा देनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी पोजीशन डिपेंडेंट है, कूलम फोर्स भी पोजीशन डिपेंडेंट है। अच्छा, ड्रैग फोर्स याद है? 6 π eta r v, कौन सी फोर्स है ये? वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है।
जितना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी उतना वो ज़्यादा ड्रैग फोर्स सफ़र करेगा। अच्छा, अब ये थी पोजीशन, टाइम और वेलोसिटी के हवाले से। फोर्सेस की मजीद दो टाइप्स भी हैं। दे आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? Which require physical touch। वो फोर्सेस जो कि फिजिकल टच के बगैर एक्सपीरियंस ना की जा सकती हो, फिजिकल इंटरेक्शन के बगैर ना एक्सपीरियंस की जा सकती हो। तो फोर्सेस which require physical interaction between the bodies। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। टेंशन, बताए ना, अगर इस स्ट्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट हैंग ना करे तो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी नहीं। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जितनी भी रिएक्शन फोर्सेस हैं, एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, तो जब तक ये बुक टेबल पे नहीं आएगी, इसका वेट W डाउनवर्ड नहीं एक्ट करेगा, क्या तब तक कोई नॉर्मल रिएक्शन आएगा? तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रैक्शन, जब तक दो सरफेसेस इन कांटेक्ट ना आए फ्रैक्शन ऑफर होगा नहीं। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस, अगर मीडियम होगा, एयर होगी तो रेजिस्टेंस ऑफर होगी ना। जब तक एयर रेजिस्टेंस, जब तक आपके पास कांटेक्ट नहीं होता किसी फ्लूइड के साथ, उसकी रेजिस्टेंस आपको फील ही नहीं होती। तो ऐसी फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दे रिक्वायर नो फिजिकल कॉन्टैक्ट भी आप कह सकते हैं। दे रिक्वायर फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन, फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन। इनके लिए हम एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। यानी यहां पर फिजिकल टच इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की फील्ड के थ्रू एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां पर कोई भी फिजिकल टच इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप लेते हैं दो मैग्नेट्स को, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इसको अट्रैक्ट करके अपने पास ले आता है, ये इसको अट्रैक्ट करके अपने पास ले आता है। ये दोनों एक दूसरे के पास आए, क्या इनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट था इनिशियली? नहीं। द फोर्स वाज एक्टिंग थ्रू सम डिस्टेंस। एग्जांपल्स दे सकते हैं। चारों फंडामेंटल फोर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो देखो, ये कौन सी फोर्स थी? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सी थी? मैग्नेटिक। तो ये एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर आप चार फंडामेंटल फोर्सेस उठाते हैं तो एग्जांपल्स में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे वीक फोर्स है नेचर की, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो सेकंड वीक फोर्स है और ये न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट भी नहीं करती, और फिर इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके ऊपर मेरा YouTube पे ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, अगर आप अभी से देखना चाहते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाएं YouTube पे, वहाँ पर चैप्टर 20 और चैप्टर 20 में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर का एक अलग लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, और क्वार्क्स मॉडल ऑफ एटम के ऊपर मैंने एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अभी से, तो आप वहाँ पे जाके इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो फोर्स स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स कौन सी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है? इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक होगी बात?
अच्छा, आपके कोर्स में क्योंकि कूलम्स लॉ इंक्लूडेड है तो इस वजह से कूलम्स लॉ से स्टार्ट लेंगे। कूलम ने ये लॉ दिया था अबाउट इन 1785 और जो ऑपरेटर्स उन्होंने यूज किया है दैट ऑपरेटर्स इज कॉल्ड टॉर्जन बैलेंस। ये ऑपरेटर्स टॉर्जन बैलेंस कहलाता है। स्टेटमेंट को चेक करते हैं। व्हाट इज कूलम लॉ? देखिए, अच्छा मैं बड़ा इसको तरीके से स्प्लिट करके प्रेजेंट करूंगा। कूलम लॉ अगर आप सुनाने जाएंगे तो उसमें बहुत सी मिस्टेक्स आएंगी क्योंकि ये स्टेटमेंट बड़ी सेंसिटिव है। ये जो लॉ होता है इसको प्रेजेंट करते हुए आपने बड़ा ख्याल रखना होता है क्योंकि फिजिक्स बड़ा प्रिसाइज सब्जेक्ट है। आप एक वर्ड भी इधर से उधर करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर आप लोग कहना चाहें, कोई सुनाना चाहेगा स्टेटमेंट कूलम लॉ की? The magnitude of forces is directly proportional to product magnitude of the charge and inversely proportional to square of the distance between the charges. अच्छा, इस पे भी बात करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट आपने दी है ये कंप्लीटली ऐसी स्टेटमेंट थी जिसमें इतनी मिसिंग है कॉन्सेप्ट की कि हर लाइन में आपने इंपॉर्टेंट बात मिस की है। देखो, इन्होंने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे पहली गलती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्जन, क्योंकि कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। तो उसके लिए एक प्रिसाइज वर्ड है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन में दोनों वर्ड्स आ गए हैं। ये अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। आगे सुनो, बिटवीन टू स्टेशनरी। उसके बाद पॉइंट चार्जेस। ये सारी कंडीशंस हैं। चार्जेस का स्टेशनरी होना जरूरी है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, तो चार्जेस का स्टेशनरी होना जरूरी है। फिर ये लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है और पॉइंट चार्जेस में मैंने कल बड़ी खुल के बहस की थी पिछले लेक्चर में, इसलिए मैंने कहा था कि पॉइंट चार्जेस किसी को मैं पढ़ाता हूँ डिटेल से, इधर यूज होंगे। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो ये दो बेसिकली क्या है, लिमिटेशंस हैं कूलम लॉ की, कि अगर आपके पास चार्जेस स्टेशनरी चार्जेस हो और पॉइंट चार्जेस हो तो कूलम लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड की बात होगी, कंडीशंस लगा के उसके बाद फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of magnitude of charges जैसे आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 which is acting at a distance R from another point charge Q2। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसको भी चेंज कर देते, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब ये सेंटेंस समझना बड़ा जरूरी है, ये बड़ा क्रिटिकल सेंटेंस है। ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी है कि फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली
प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्ज कीजिए कि ये चार्ज 10 नैनो कूलम का चार्ज है और ये चार्ज 100 नैनो कूलम का चार्ज है, तो ये तो ऑब्वियस है कौन सा चार्ज दूसरे चार्ज पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा? 10 100 पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा या 100 10 पर? और ये दोनों बातें गलत हैं। Both will exert equal force on each other because the force depend upon the product of the charges. चाहे छोटा चार्ज हो या बड़ा चार्ज हो, वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स ही एक्सर्ट करेंगे। समझ आई कि नहीं आई? इसमें आपको न्यूटन थर्ड लॉ की भी हेल्प ले लेनी चाहिए थी। एक्शन एंड रिएक्शन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटीज के हवाले से अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आए, आपको प्रोपोर्शनलिटी यूज करने आती हो, उसका मतलब समझ आता हो। समझ आई बात की? तो चाहे इनमें कोई चार्ज छोटा हो या बड़ा हो, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो, फोर्स किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे नहीं, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है? अच्छा, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, the square of distance between charges। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। If the force vary inversely with the square of the distance between the two charges, it means that it obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ। आमतौर पर जितनी भी नेचुरल फोर्सेस आपको मिलती हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देख लें जो आपने स्टडी की है, उनकी बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है कि नहीं? GMEM by R स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स भी इसी तरह है। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फोर्स को आप ऑलरेडी देख रहे हैं, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। ठीक है जी? अच्छा, इसका मतलब अब बताओ, अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल किया जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स? 4 टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा। और अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ से हम फिर अपने लिए रेशो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बताएं द रेशो F1 by F2 विल बी इक्वल टू R2 by R1 होल स्क्वायर। समझ आई? एग्री करते हैं? क्लियर है सबको या नहीं? अच्छा, तो इसको प्रूफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा F is inversely proportional to R square, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट, उसमें सारे ही कांस्टेंट आ रहे हैं जितने भी आ सकते हैं। F is equal to K by R square। फर्ज करो आप फोर्स ले रहे हो F1 which is acting at a distance R1, और फिर फोर्स ले रहे हो F2 which is acting at a distance R2। ठीक है? अब जरा आप फाइंड करो F1 by F2। F1 by F2 will be equal to K by R1 स्क्वायर ओवर K by R2 स्क्वायर। ये K और K कैंसिल हो जाएंगे, R2 ऊपर आ जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। तो आप इसको फाइनली F1 by F2 is equal to R2 by R1 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आई बात? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नाउ द थर्ड कंडीशन। अब दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है और उनके दरमियान डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रही है इन अकॉर्डेंस विद इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है? एक बात इधर और भी स्टूडेंट पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों आता है? ठीक है? स्क्वायर क्यों आता है? ये आपको बताता चलूँ, एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया गया है टॉर्शन बैलेंस के थ्रू कि जब आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी और जब आप डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। अच्छा, अगर आप पॉइंट चार्जेस नहीं लेते,
मैं थोड़ी देर में आपको चार्ज कन्फिगरेशन भी, अगले लेक्चर में चार्ज कन्फिगरेशंस के बारे में भी स्टडी करवाऊंगा। तो अगर आप एक डायपोल ले लेते हैं तो डायपोल की जो फोर्स है वो इनवर्स क्यूब लॉ को ओबे करती है, तो फिर आपके पास कहानी अक्सर बदल जाएगी। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने डायपोल की फोर्सेस को या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया तो फिर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। एक लाइन ऑफ चार्ज को आपने स्टडी किया, एक शीट ऑफ चार्ज को आपने स्टडी किया, एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वॉल्यूम को स्टडी किया, तो वो फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करेगी। वहाँ में फिर वैल्यूज आर की वैल्यूज 3/2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, चेंज हो जाएगी। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज it acts along the line joining the two charges. It acts along the line joining the two charges. जब आप न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुनाते हैं तो आप कहते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses is directly proportional to the magnitude of product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between their centers, and it also act along the line joining the center of the two masses. यहाँ पे मैंने एक जगह पे भी सेंटर का नाम नहीं लिया, क्यों? पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की डायमेंशन तो फिर उसके सेंटर का कैसे पता चलेगा? इसलिए यहाँ पे मैंने सेंटर की जो वर्ड है उसको अवॉइड किया है। अच्छा, अब देखिए ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, तो जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फोर्स किस लाइन पे अलोंग एक्ट करेगी? इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी ये चार्ज इस चार्ज पर अगर फोर्स एक्सर्ट करता है तो फॉर एग्जांपल वो फोर्स क्या होगी? F12, और वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। अगर ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो फोर्स क्या होगी? F21, तो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। ठीक होगी बात? This is a complete statement of Coulomb's law. अच्छा, अब अगर आप इन प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन करें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, तो combining 1 and 2 we get F proportional to Q1 Q2 over R square, या फिर F equal to K Q1 Q2 over R square. This expression gives the magnitude of the force of interaction between two point charges, two stationary point charges. और इसमें K क्या है? K is called Coulomb's constant. It is also called as force constant. इसको कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं और फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। वन, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड द सेकंड, द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो SI यूनिट्स, ठीक है? तो आपने सिस्टम इंटरनेशनल ले लिया और मीडियम कौन सा ले लिया? एयर या वैक्यूम। तो फिर K की वैल्यू क्या होगी? Then the value of K is equal to 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI ले लो और मीडियम एयर या वैक्यूम ले लो, तो फिर K की वैल्यू 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपने CGS यूनिट्स ले लिए, CGS यूनिट्स ले ली और साथ साथ मीडियम कौन सा हुआ? वही एयर या वैक्यूम, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे हालात में K की क्या वैल्यू होगी? चलिए चेक करते हैं ऐसे हालात में क्या वैल्यू होगी। ठीक है, बकायदा प्रूफ कर लेते हैं इसको, क्योंकि मैंने ये कहा है कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट और मीडियम पे डिपेंड करेगी, तो मीडियम की डिपेंडेंस भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा।
फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डिपेंडेंस दिखा देता हूँ। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डिपेंडेंस को देखो, k की वैल्यू SI यूनिट्स में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बताओ न्यूटन का CGS काउंटर पार्ट क्या है? 9। मीटर स्क्वायर का CGS काउंटर पार्ट, कूलम का ये मैंने पढ़ाया इसीलिए पूछ लो, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ESU। तो आप ESU स्क्वायर ले लेंगे। अब रिलेशंस बताएं इनके। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स? वेरी गुड, 10⁵ टाइम। एंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर? नॉट 100, मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बता देता हूँ, देखिए आप कहते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो फिर 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। समझ आई बात? ओके। और 1 कूलम कितने ESU के बराबर होगा? तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। तो अगर मैं कूलम स्क्वायर फाइंड करूं तो किसके बराबर होगा? 9 × 10⁻18 ESU। समझ आती है? 3 का स्क्वायर 9 और 10⁹ का स्क्वायर 10⁻18। ये ना हो कि आप 10⁹ का स्क्वायर के 9 का स्क्वायर 81, तो आप उसको 81 बना के लीजिए। इस बात का ख्याल करना है आप लोगों ने। अगर पावर का स्क्वायर लिया जाए तो पावर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, now put these values in this expression. Let's see what do we get. K is equal to 9 × 10⁹ multiply with 1 न्यूटन की बजाय 10⁵ टाइम, multiply with मीटर स्क्वायर की बजाय 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम की स्क्वायर की बजाय 9 × 10⁻18 ESU। ठीक है, पावर्स को एक तरफ कर लें सर। 9, अच्छा ये 9 और 9 तो कट जाएगा ना, बस इसको हटा देते हैं। अच्छा 10⁹ प्लस 4 + 5 9 + 9 10⁻18 ओवर 10⁻18, और यूनिट्स जो है वो डाइम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU। कैंसिल होगा, रिजल्ट क्या आएगा? 1 डाइम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट बदला है, इसका मतलब CGS सिस्टम में K की क्या वैल्यू है? 1। समझ आ गई बात? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।